हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुख्य परीक्षा की श्रृंखला में आज हम प्राचीन इतिहास का थर्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें यदि वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें हम 3 मार्कर के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में पूछा गया है, तो इनके बारे में जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम बता देते हैं आपको कि पहला है गुप्तकालीन प्रख्यात एवं खगोल शास्त्री थे ये। दूसरा पॉइंट है कि इनके द्वारा आर्यभट्टीयम ग्रंथ की रचना की, जिसमें अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित का वर्णन है। और तीसरा है इनके द्वारा सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस तरीके से हमें 3 मार्कर को फ्रेमिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत शॉर्ट में 20 शब्दों में ही आंसर देना है, लेकिन आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट उसमें ज़रूर बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट में लिखना है तो आप उस आंसर को 2 लाइन में ही कंप्लीट कर दें। 3 फैक्ट आपको इसको बताएंगे, तभी आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये कन्नौज को लेकर यह संघर्ष हुआ था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि 8वीं शताब्दी में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों किन किन के बीच हुआ था। तो ये पाल, गुर्जर और प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, और इसका जो अंत में प्रतिहारों की विजय हुई थी। तो ये भी हम इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंटों में आ जाएगा। तो 3 फैक्ट इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज। राजा भोज के बारे में जान लेते हैं कि राजा भोज जो थे वह यह परमार वंश के महान शासक, जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाई। फिर उसके बाद में आयुर्वेद सर्वस्व सम्रांगण और सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी इनके द्वारा। फिर चौथा पॉइंट है कि धार में सरस्वती मंदिर और भोजपुर नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो राजा भोज महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी। इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं, पहले प्री में भी और मेंस एग्जाम में भी। तो आप लोग इनके बारे में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें से कोई भी 3 सेलेक्टेड पॉइंट जो आपको अच्छे लगे वो आपको एग्जाम पे लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पहले एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। इनके बारे में है कि एक राजपूत कालीन ग्रंथ जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी, और दूसरा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में वर्णन तथा एवं राजपूत कालीन समाज का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद गजनवी के बारे में पूछा गया है। तो महमूद गजनवी के महान आक्रमणकारी था, जिसके द्वारा भारत को 17 बार लूटा गया है। तो इनके बारे में पूछा गया, तो हम जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट कि यह एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि 997 में गजनी का शासक बना, ठीक है। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में इसके द्वारा जो आक्रमण किए गए थे, इन्होंने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया है, ठीक है। तो ये भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि इनके हमलों का जो उद्देश्य था वह भारत से धन को लूटना था, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट है इसमें कि 1030 में गजनी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं। इसमें से आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंटों को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि और महमूद गजनवी के एक चर्चित आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटना, तो वो भी आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्कर है। 5 मार्कर के क्वेश्चन में हमें 50 शब्दों में आंसर को कंप्लीट करना होता है। हो सकता है ये हमारे मॉडल आंसर हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको शब्द सीमा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी लगे, तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से भी
प्लस माइनस क्वेश्चन में कर सकते हैं। इसमें छोटा सा एक आपको छोटा इंट्रो देना होगा, लास्ट में छोटा सा एक कंक्लूजन देना होगा, बीच में आपको बॉडी के रूप में उसके महत्वपूर्ण पॉइंट को समझाना होगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करें। तो मौर्यकालीन प्रशासन जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कौटिल्य के सिद्धांत पर रखी गई थी एवं जिसको अशोक की धम्म नीति के सुदृढ़ किया गया कि प्रकृति के बारे में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो इसमें पहली है केंद्रीकृत स्वरूप या विकेंद्रीकृत। ठीक है, तो पहला पॉइंट है केंद्रीकृत स्वरूप या विकेंद्रीकरण के बारे में। तो इसमें है केंद्रीकृत स्वरूप के समर्थन में दिए जाने वाले तथ्य सर्वोच्च अधिकारी के रूप में राजा का होना, विस्तृत नौकरशाही एवं गुप्तचर व्यवस्था है। और फिर आगे है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था का अभाव, साक्ष्यों की अनुपलब्धता, केंद्रीकृत सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केंद्रीकृत स्वरूप या विकेंद्रीकृत के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया। ये स्वरूप है, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे स्वरूप लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पुलिस राज्य बनाम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। तो इसमें विस्तृत नौकरशाही, गुप्तचर व्यवस्था एवं नियंत्रणकारी राज्य का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वहीं अशोक के कल्याणकारी कार्य, धम्म नीति, पितृसत्तात्मक अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट में छोटा सा एक कंक्लूजन आएगा कि अतः कहा जा सकता है कि मौर्य काल अपना लोकप्रिय स्वरूप वाला राज्य था। ठीक है, तो इस तरीके से अब छोटा पॉइंट आप अपने शब्दों में भी बना सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मार्कर का कि राजपूत कालीन राजनैतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें है कि इसका हम आंसर देख लेते हैं कि पूर्व मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य का समय भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो कितने काल को कि लगभग 800 से 1200 ईस्वी का जो काल था वह राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इसमें इसके राजनीतिक जीवन के बारे में पूछा गया, तो हम राजनीतिक जीवन को इसकी बॉडी पे ले लेते हैं कि राजनीतिक जीवन का स्वरूप क्या क्या रहा है। तो इसमें है पहला है सामंतवादी पद्धति। तो इसमें प्रत्येक राज्य छोटी छोटी जागीरों में बटा होता था जिसका प्रमुख सामंत होता था। ठीक है, तो ये सामंतकारी पद्धति के बारे में हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें वंशानुगत पद के बारे में देख लेते हैं कि राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था लेकिन पद का दैवीकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है कि क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है ये कि कर व्यवस्था जिसमें भू राजस्व प्रमुख स्रोत होता था। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है कि न्याय व्यवस्था के बारे में, तो राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। फिर पांचवा पॉइंट है सैन्य प्रशासन। तो इसमें सर्वोच्च सेनापति होता था, जो इसका सर्वोच्च होता था वह सेनापति कहलाता था। ठीक है, और इसमें छोटा सा लास्ट में कंक्लूजन इस तरीके से हो जाएगा कि इस प्रकार राजपूत काल में सामंतवादी पद्धति वंशानुगत के साथ विकेंद्रीकरण विद्यमान था। ठीक है, तो जो कंक्लूजन है उसे आप अपने शब्दों में भी बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। बाकी हमने मॉडल उत्तर के रूप में उसको कंक्लूजन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा 11 मार्कर का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें शब्द सीमा 200 शब्दों में देनी है। ठीक है, तो आपको 200 शब्दों में ही इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को तैयार करना है। 200 शब्दों में आप क्वेश्चन को 1.5 पेज से लेकर 2 पेज तक आप लिख सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपने आंसर के फॉर्मेट को तैयार कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों का परीक्षण कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का जो कारण था वो पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था और जिसे अशोक ने पराकाष्ठा पर पहुंचाकर स्थायित्व प्रदान किया था, वहीं साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात 52 वर्षों में ही विलीन हो गया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इस जो मौर्य साम्राज्य को पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाले कौन थे? तो सम्राट अशोक थे। लेकिन
अशोक की मृत्यु के पश्चात या 52 वर्षों में ही यह वंश खत्म हो जाता है। अब तो इनके बारे में विलीन हो गया। तो इसके पतन के कारणों में यही एक छोटा सा एक इंट्रो के रूप में हो गया। फिर आगे हम देख लेते हैं कि इनके पतन के कारण एवं परीक्षण कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं। कि पहला है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। तो इसके पक्ष में और विपक्ष में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, जिसमें अशोक की धार्मिक नीति, ठीक है, अशोक की धार्मिक नीति से जहां बौद्ध लाभान्वित हुआ, वहीं ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। ठीक है, फिर उसके बाद में धम्म महापात्रों से ब्राह्मण के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात हुआ। दूसरा पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग इसका प्रमुख उदाहरण था। तो इसके विपक्ष में तर्क देखेंगे तो अशोक की धम्म नीति में ब्राह्मणों के आदर एवं सम्मान की बात कही गई थी। और दूसरा पॉइंट है कि अशोक के ब्राह्मण विरोधी नीति उसके अभिलेखों से सिद्ध नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से विपक्ष के इसमें तर्क हो गए। तो पक्ष और विपक्ष के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अशोक की शांति एवं अहिंसा, जिसके पक्ष में तर्क देख लेते हैं कि अशोक की शांति एवं अहिंसा से उसके सैनिक अवनति हुई है। ठीक है, और विपक्ष में तर्क देख लेते हैं तो साक्ष्यों से ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। तो ये पक्ष और विपक्ष के माध्यम से हमने इसको दो पॉइंटों को बताया। बाकी तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि जटिल नौकरशाही। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जटिल नौकरशाही की व्यवस्था थी, तो उसमें अत्यधिक केंद्रीकृत और महत्वपूर्ण निर्णय जो था शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, जिससे केवल मजबूत प्रशासन ही नियंत्रण कर सकते थे। तो ये इसके पतन के कारणों में एक ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जटिल नौकरशाही। चौथा पॉइंट है कि आयोग का उत्तराधिकारी है। ठीक है, तो आयोग का उत्तराधिकारी क्या था कि अशोक के ज़्यादातर उत्तराधिकारी हुए वे योग्य नहीं थे। ठीक है, तो ये आयोग जो लिखा है वो अयोग्य है, थोड़ा मिसप्रिंट है, वो आप थोड़ा सुधार लीजिएगा कि अयोग्य उत्तराधिकारी थे अशोक के शासनकाल में। इस वजह से ये भी और इस वजह से शासन के विघटन की समस्याओं को हल नहीं कर पाए। ठीक है, उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पाए, वो अयोग्य शासक थे। ये भी इसकी पतन के महत्वपूर्ण कारणों में से गिना जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि राजकोषीयवाद के बारे में देख लेते हैं कि विस्तृत नौकरशाही एवं कल्याणकारी कार्यों से राजकोष पर दबाव बढ़ा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था और जिसे अशोक ने पराकाष्ठा पर पहुंचाकर स्थायित्व प्रदान किया था, वही साम्राज्य अशोक की मृत्यु के पश्चात 52 वर्षों में विलीन हो गया। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट हो गए। छठवां पॉइंट है इसका कि मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को ग्रहण किया, खास तौर से कला के मामलों में। ठीक है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन का हमारा मेन बॉडी कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट में हम एक छोटा सा एक निष्कर्ष के रूप में देंगे कि मौर्य वंश के पतन में सैनिक निष्क्रियता, ब्राह्मण विरोधी आर्थिक दबाव के सम्मिलित प्रभावों के साथ उत्तराधिकारियों की अयोग्यता इतनी बढ़ गई कि विघटन की समस्या पर काबू नहीं पाया जा सका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों, यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको हम सीरीज़ के रूप में ले रहे हैं। पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत की है, तो आप वीडियोस को पूरा देखते जाइए। पिछले वीडियोस जो इसके पहले भी आ चुके हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके भी आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो वीडियोज़ यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।